आप ग्रुप डी के लिए आप बेसिक मैथ्स और रीजनिंग का आपको बेसिक सब देख के जाना पड़ेगा। और आपका साइंस वगैरह जो रहेगा, साइंस आपका पॉलिटी या जो है उसमें से बेसिक देखिए और उसका आप क्वेश्चन बनाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे, हम अपने दोस्तों को कहना चाहते हैं जितना से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उनके लिए अच्छा होगा। और हम ग्रुप डी का जॉब करते हुए अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम था वो देने आए हुए कटक। तो इसमें कहना चाहते हैं कि जॉब करते हुए हम लोग को टाइम मिलता है 2 से 3 घंटा। तो इस बार एग्ज़ाम उतना हम अपने आप को ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा गया। जिस अपेक्षा से हम तैयारी करते थे 2 साल पहले, चूँकि मेरे पास अभी समय का अभाव हो गया है, अकेले बैचलर लाइफ जीना ये सब ये आपको तो फेस करना ही है जॉब करते हुए। ये आपको तो फेस करना है जॉब करते हुए, लेकिन तैयारी भी आप चाहे तो कर सकते हैं। 3 से 4 घंटा आपको डेली देना आपके लिए मुश्किल का काम नहीं होगा, उतना आप दे सकते हैं। और ग्रुप डी का भी रेलवे में आप घुसिए, ग्रुप डी का पोस्ट चूँकि 10th लेवल से है, लेकिन अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छा है तो आप उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। आप एक बार जो जॉब नहीं कर रहे हैं, एक बार किसी पोस्ट में घुस जाइए, उसके बाद इंटरनल डिपार्टमेंट होता है आपका, एलडीसी का एग्ज़ाम होता है, जीडीसी का एग्ज़ाम होता है, तो उसके थ्रू आप ऊपर का पोस्ट में भी जा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग बेसिक से एकदम स्टार्ट करना चाहेंगे। आपका जो मतलब बेसिक एजुकेशन हुआ, 10th हुआ, वो 10th कब हुआ, कहाँ से हुआ? फिर 12th कब हुआ, कहाँ से हुआ? आगे का जो आपका एजुकेशनल जर्नी रहा वो कैसा रहा? सर 10th तो हम धनबाद बेसिकली टाटा डीएवी सिजुआ से किए थे। 10th 2009 में हम किए थे 10th। हाँ। और 11th में किए थे, 2011 में किए थे हम। 12th मेरा हो गया, तो उसके बाद हम बीटेक का कैंडिडेट हैं। और मेरा ये भी निकला था आपका लोको पायलट भी एग्ज़ाम हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उसमें मेडिकली अनफिट है और उसका वेटिंग लिस्ट में एसएनटी वाला में मेरा नाम अभी भी है। देखिए वो जब कब तक क्लियर होता है। तो यही कहना चाहते हैं कि आप ग्रुप डी में रहते हुए भी हौसला मत हारिए कि आप ग्रुप डी में छोटा पोस्ट में हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं, आप मेहनत कीजिए, आप ज़रूर आगे बढ़ें। तो बेसिकली आपने 2009 में मैट्रिक किया, 2011 में आपने इंटरमीडिएट किया और 2015 में बीटेक किया। उसके बाद आपका जो फॉर्म भरा 2018 का ग्रुप डी का, वो आपने कौन से बोर्ड से भरा? जी मैंने रांची बोर्ड से फॉर्म भरा था ग्रुप डी का। और मेरा ज्वाइनिंग आरआरसी आपका जो आपका कोलकाता में है, SER साउथ ईस्टर्न रेलवे, उसके थ्रू मेरा पोस्टिंग टाटा में हुआ। अच्छा। तो आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला था वो पोस्ट प्रेफरेंस क्या था आपका? जी पहले तो मेरा पोस्ट प्रेफरेंस SNT था ग्रुप डी में भी, लेकिन पता नहीं मेडिकली क्राइटेरिया उसमें नंबर मेरा अच्छा था, मेरा से कम नंबर वाला को, और वो भी चश्मा पहनते थे, उन लोग को SNT मिला है सेम बोर्ड, जिनको हम मेरा जानकारी है कि मेरा से कम नंबर था, पता नहीं। और मेरा प्रेफरेंस SNT पहले था, फिर पॉइंट्समैन था, और उसके बाद मेरा TRS था। चूँकि मेरा फील्ड इलेक्ट्रिकल से हम किए थे, तो मुझे मालूम था कि ये फील्ड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है TRS, तो इसीलिए मैंने TRS को भी प्रेफरेंस दिया था ऊपर। अच्छा, बीटेक आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया था? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई से किया था। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे जो ग्रुप डी 2018 के एग्जामिनेशन दे करके जो अभी ज्वाइनिंग लिए हैं, उनका हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या हुआ था कि उनको जानकारी नहीं थी पोस्ट प्रेफरेंस के। तो सबने देखा कि ट्रैक मेंटेनर की मतलब वो वैकेंसी ज़्यादा है, तो सबने टॉप में ट्रैक मेंटेनर ही डाल दिया। तो क्या आपको पहले से जानकारी थी कि ट्रैक मेंटेनर में क्या काम होता है, SNT में क्या काम होता है? जी पूरा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन जैसे आपका यूट्यूब चैनल और बहुत ऐसे संस्थान है यूट्यूब में जिनके थ्रू हम जानकारी लिए इसमें क्या काम होता है, और उस तरह से मैंने पता करके ही पोस्ट प्रेफरेंस डाला था। मतलब अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि आगे का जो भी डिसीजंस होंगे सारे उसी को बेसिक प्रेफरेंस मतलब रेफरेंस लेवल उसी को रखा जाएगा। जी सर, क्योंकि मुझे मालूम है कि 90+ भी कुछ लड़का लाए थे, लेकिन उन लोग को पोस्ट प्रेफरेंस का कोई जानकारी नहीं था। जानकारी के अभाव में वो लोग सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर में पोस्ट निकला था, तो पहला वो लोग वही डाल दिए थे। तो नंबर ज़्यादा होने के बावजूद वो लोग मेडिकली फिट होने के बावजूद उन लोगों को ट्रैक मेंटेनर मिला है। इसलिए आप कोई भी फॉर्म निकलता है, इसका नोटिफिकेशन निकलता है, तो उसको अच्छा से पढ़ लीजिए भरने से पहले, और जहाँ से जानकारी जुगाड़ कर सकते हैं, जैसे आपका चैनल है वहाँ से भी जुगाड़ कर सकते हैं, या किसी भी आपका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त कोई भी हो जो रेलवे में काम कर रहे हो, उन लोग से आप पूछ सकते हैं कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस डाला जाए, और आपका जो पढ़ाई है उससे कौन सा
पोस्ट प्रेफरेंस आपका मैच करेगा, उस हिसाब से आपको ताकि आपको प्रमोशन में भी आगे हेल्प हो। प्रमोशन में भी जी। मतलब बेसिकली यही कहना है कि कोई भी फॉर्म को भरना है तो उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको अच्छे तरीके से थोड़ा समय दे करके रीड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जी बहुत ज़्यादा। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी तक जो पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है आपका जो वैकेंसी है उसमें भी सेम वही चीज़ होगा। एक्चुअली हम लोग इसी भ्रम में रह जाते हैं, अरे अभी तक तो फॉर्म भरते आए ये भी वैसा ही होगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका फॉर्म आया तो आपने ग्रुप डी की डेडिकेटेड होकर के तैयारी करी थी या आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो आपको लगा कि नहीं ग्रुप डी भी मेरा इसमें हो जाएगा? नहीं, चूँकि मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा था और 2015 के बाद गवर्नमेंट वैकेंसी ऐसे रेलवे तो कम निकाल रहा था वैकेंसी, आपका 2018 के आसपास ही निकाला था जो जनरल लेवल का कंपटीशन था। तो मैं जनरल का तैयारी करता था। एक्चुअली मैं एसएससी का स्टूडेंट था। एसएससी का पीटी मैं 2 बार क्लियर कर चुका हूँ। मेरिट में एसएससी का सीजीएल में छट चुका हूँ। तो उस हिसाब से फॉर्म भर रहा था, जनरल का तैयारी कर रहा था। तो ग्रुप डी का भी भरा था, एनटीपीसी का भी भरा था और आपका टेक्नीशियन वाला भी भरा था। तो पहले अब मेरा ज्वाइनिंग आया इसमें ग्रुप डी में, तो ये ज्वाइन कर लिए हैं। वैसे में हम झारखंड का भी बहुत सारा तैयारी कर रहे थे वैकेंसी का। जैसे आपका पंचायत सचिव का जो रिजल्ट अभी सरकार मत हिलाओ, पंचायत सचिव का जो रिजल्ट अभी सरकार दिए नहीं है, कुछ ही दिनों में देंगे, तो उसका भी मेरा क्लियर है। तो मैं सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि आप तैयारी कीजिए, मन से तैयारी कीजिए। और सबसे बेसिक चीज़ है कि आप हल्का फुल्का डेली रेगुलर पढ़िए। आप ये नहीं मैटर करता है कि आप 1 महीना में 8-8 घंटा या 10-10 घंटा डेली पढ़ें। आप 3 घंटा 2 घंटा ही दें, लेकिन उसको कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। जैसे साल भर आपको वही मेंटेन रहना चाहिए। और हाँ, क्वेश्चन बैंक बनाना या सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको मालूम चलेगा, आपको अपने आप को आकलन कर पाएंगे कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कितना ज़्यादा कंपटीशन है। ये ज़रूरी है। तो बेसिकली आपका ग्रुप डी की तैयारी की बात करें तो आप लोग ग्रुप डी के लिए कैसे तैयारी करते थे? ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी, सेल्फ स्टडी? जी सर, ऑनलाइन स्टडी तो आपको कोई भी तैयारी के लिए आपको एक मार्गदर्शन होना चाहिए कि कैसे तैयारी करना चाहिए। चूँकि मैं 2016-17 से ही तैयारी कर रहा था, तो मुझे ये आइडिया हो चुका था कि तैयारी किस तरह करना चाहिए। तो उसके बाद आपका सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं से यूट्यूब से भी क्लास लेते हैं, कीजिए, आप वहाँ से बेसिक जानकारी लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी 1 से 2 घंटा एकदम अनिवार्य है। आप क्योंकि आप क्या पढ़ते हैं, आपको यूट्यूब में जो पढ़ाया जाएगा तो सब टीचर चूँकि अच्छा है तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देखें ना, तो आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो वो भूल सकते हैं आप। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ स्टडी में कुछ बुक्स का भी सहारा लेते थे आप? जी, सेल्फ स्टडी में वैसे तो मेरा किरण का एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक था वो पहले पढ़ चुका था, और अरिहंत का जीएस का बुक था, उससे मैं प्रैक्टिस करता था। और बाद बाकी ल्यूसेंट का बुक है, तो ल्यूसेंट को मैं उतना फॉलो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि उसमें समय नहीं दे पाया हूँ और दूसरा बुक फॉलो किया हूँ, इसलिए मैं ल्यूसेंट को उतना प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ। हाँ, बुक सभी अच्छे हैं, जितना मार्केट में बुक अवेलेबल हैं बुक सभी अच्छे हैं, बस आपको किस ढंग से पढ़ाई करना है। और एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि आप मार्केट का 10 बुक मत पढ़िए, आप एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। यही बात है। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि जो भी ग्रुप डी के तैयारी कर रहे 2019 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, होपफुली एनटीपीसी हम लोगों का मार्च तक ये खत्म हो जाता है, तो अप्रैल में उनका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो जो भी उनके पास टाइम बचा हुआ है, जनवरी खत्म ही हो चुका है, फरवरी मार्च 2 महीने के आसपास का उनके पास समय है। तो इस 2 महीना में मैं आपसे कुछ बुक्स का लिस्ट बताने का कहूँ स्टूडेंट्स को, तो मैथमेटिक्स के लिए आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे, कैसे उन्हें तैयारी करनी चाहिए, कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना चाहिए रेलवे ग्रुप डी 2019 की तैयारी करने के लिए? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाइज मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर देखिए, सब्जेक्ट वाइज तो मैथमेटिक्स तो पहले आप जानिए किस टाइप का मैथ्स में क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपका एसएससी सीजीएल एसएससी का सिलेबस और इसका सिलेबस सेम है, लेकिन कुछ माइनर चेंजेज है। जैसे आपका एसएससी में बहुत कम आपको मीन मीडियन मोड ये सब पूछा जाता था, आपका ये रेलवे का सिलेबस में तो आप एक प्रीवियस ईयर जैसे हम प्लेटफॉर्म का देखे थे, तो प्लेटफॉर्म से मुझे मालूम चला कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस हिसाब से देखें कि हर एक चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यूट्यूब चैनल ऐसे बहुत हैं, तो मैं यूट्यूब चैनल से आपका नाम बताता हूँ, ऐसे 2-3 को मैंने फॉलो किया था। एक भूतेश सर हैं, E1 कोचिंग सेंटर उनका नाम है, तो भूतेश सर का मैंने शुरू में पढ़ा था। अभी राहुल देसवाल करके हैं, तो उनका भी मैं वीडियो देख लेता हूँ। कुछ बुक्स मैथमेटिक्स में आप रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स को? मैथमेटिक्स का कोई बुक्स?
कुछ ऐसे पर्टिकुलर बुक तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक से बनाता नहीं हूँ। मेरा एक बेसिक हो गया था एसएससी सीजीएल का, तो मुझे आइडिया हो गया था कि चैप्टर में किस टाइप का, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आप सबसे पहले कि आप जैसे टाइम एंड वर्क का बना रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क में मान लीजिए आप 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन वो आपका ज़रूरी है तैयारी के लिए, क्योंकि तैयारी के 1-2 दिन पहले आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना जल्दी सिलेबस को रिवीजन करें। तो आप जब मैथ्स का पढ़ते हैं, तो जैसे टाइम एंड वर्क का 200 क्वेश्चन मान लीजिए बनाए, तो उसमें 10 या 15 टाइप का हार्डली क्वेश्चन होगा जो अलग अलग टाइप का वेरी करता है। तो आप एक पतला नोटबुक लीजिए, उसमें हर एक टाइप का एक क्वेश्चन लीजिए, हर एक टाइप का, और उसका सॉल्यूशन जो आप अपने तरीके से जानते हैं, अपने तरीके से बनाते हैं। जैसे मैथ में आप 200 क्वेश्चन तो कोई बुक से लास्ट टाइम पढ़ नहीं सकते हैं, मात्र 20 क्वेश्चन पढ़िए जो अलग अलग टाइप का हो और उसी में सारा कवर कर जाए। ये सिंपली टाइम एंड वर्क के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए कि अलग अलग टाइप का एक एक क्वेश्चन बनाइए जो आप लास्ट में देख सकते हैं। ज्योमेट्री का भी फॉर्मूला बेस्ड जो होता है क्वेश्चन सब, या ट्रिग्नोमेट्री होता है या अलजेब्रा का, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन बनाइए और वो लास्ट में जाके आप देख सकते हैं, जो आपको क्विक रिवीजन में फ़ायदा करेगा, क्योंकि आपको लास्ट में समय बहुत कम बचता है। आजकल करंट अफेयर का भी वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो करंट अफेयर के लिए भी हम बोलेंगे कि आप नियमित रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इस बार तो नहीं पढ़ पाया, मैं जॉब करते हुए उतना नहीं पढ़ पाया, लेकिन आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का भी डेली बेसिस पे देखते रहिए, कि लास्ट में आपको बर्डन ना लगे कि इतना ज़्यादा करंट अफेयर रेलवे में जैसे पूछा जाता है, आपका 2 साल 3 साल का भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप हल्का फुल्का डेली देखते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। उसी तरह से जनरल साइंस के बारे में आपसे पूछना चाहूँ तो? सर जनरल साइंस का तो मेरा, चूँकि साइंस बैकग्राउंड है, तो साइंस में मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हूँ, क्योंकि मेरा साइंस अच्छा है। और यही बोलूँगा कि कोई भी मार्केट से क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, कोई भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए। अभी मैं एक दोस्त से सुना था कि आपका घटना चक्र का, चूँकि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, तो घटना चक्र का बहुत अच्छा आया है, साइंस का जो कलेक्शन है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, या जी लूसेंट भी आप पढ़ सकते हैं साइंस के लिए, कोई भी, लेकिन आप एक ही को बुक को फॉलो कीजिएगा। ये नहीं कि आप, हम बोल रहे हैं 10 गो बुक, तो आप 10 गो बुक को फॉलो कीजिएगा। आप मार्केट में देखिए, आप दोस्तों से पता कीजिए कौन बुक अच्छा है, तो आप एक बुक पे ही ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए तो बहुत ज़्यादा फायदा है। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहिए आपके रॉ मार्क्स की। तो आपका रॉ मार्क्स कितना था? किसमें सर? ग्रुप डी में। ग्रुप डी में मेरा 84 रॉ मार्क्स था। नॉर्मलाइज होकर कितना हो गया था? नॉर्मलाइज होकर 88 पॉइंट समथिंग हुआ था। आरआरबी रांची से? आरआरबी रांची से। अच्छा, उसके बाद कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ का तो सर उतना ज़्यादा जानकारी हमको अभी नहीं है, और उस वक्त भी हम कट ऑफ पे ध्यान नहीं दिए थे, क्योंकि हम इतना बनाए थे, 84 आ रहा था तो हमको लगा था हो जाएगा, तो कट ऑफ पे हम ध्यान नहीं दिए थे। और फिजिकल के बारे में कहना चाहूँगा, जो ग्रुप डी का विद्यार्थी हैं, फिजिकल के लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप पहले पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ग्रुप डी का फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आए उसके बाद भी 1 से 1.5 महीना आप जिस तरह पढ़ाई में मेहनत करते हैं, उस तरह फिजिकल में भी मेहनत कीजिएगा, तो 1 से 1.5 महीना में आपका फिजिकल आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप